नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 11 की आरोह जो पुस्तक है उसमें से रामनरेश त्रिपाठी का एक पाठ है पथिक, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो विद्यार्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये पंक्ति किसकी है या किस रचना से ली गई है? अक्सर ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं। आरपीएससी की एक खास बात है, देखिए वो वहाँ से प्रश्न उठाती है जहाँ से अपन सोचते ही नहीं है। ठीक है ना, अपन पाठ के या कोई जो शीर्षक होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई तक जाते हैं, जबकि प्रश्न जो होता है वो बेसिकली ऊपर से उठा लिया जाता है। ये पंक्ति उठा ली जाएगी तो बहुत से विद्यार्थियों की गलत हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ये रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है और पथिक जो अपन आज रचना पढ़ेंगे उसी से ये पंक्ति ली गई है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ठीक है, अब अपन पहले पढ़ते हैं कवि परिचय, फिर पाठ परिचय और उसके बाद में कविता का मूल भाव। तो देखिए, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 दे रखा है। ये मिसप्रिंट है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी किताब में मिसप्रिंट है। सही जो जन्म है रामनरेश त्रिपाठी का वो 1889 यानी 89 में हुआ था, जबकि जयशंकर प्रसाद है उसी टाइम के रामनरेश त्रिपाठी का भी जन्म है वो भी 1889 में ही हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोयरीपुर जिला जौनपुर यानी उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। अब देखिए, स्वपन खंड काव्य है और मानसी है वो फुटकर कविताओं का संग्रह है। एक छोटी सी ट्रिक से आप इन चारों को क्रम से याद रख सकते हो कि मिली थी पथिक को मानसी स्वपन में, मिली थी पथिक को मानसी स्वपन में। एक छोटी सी लाइन है, आराम से याद हो जाएंगी चारों रचनाएं क्रम से। अगर पूछ ली जाए परीक्षाओं में, आजकल पूछ ली जाती हैं। तो देखो, मिलन जो रचना है वो 1917 में प्रकाशित हुई थी और इस रचना का के अंदर जो वर्णन किया गया है वो विदेशी शासन के देश के उद्गार का भाव अपन को पढ़ने को मिलता है मिलन में 1917 में। अब पथिक जो रचना है वो है 1920 में। इसमें उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति का आह्वान किया गया है। उपनिवेशवाद जो है उसके एक तंत्र से मुक्ति का आह्वान पथिक 1920 में। अब मानसी जो रचना है वो 1927 में प्रकाशित हुई थी। मानसी 1927 में। मानसी में फुटकर कविताएं हम मूल रूप से देखिए देशभक्तिपूर्ण रचनाएं कविताएं भी मिलती हैं, प्रकृति चित्रण भी मिलता है, नीति निरूपण संबंधी भी फुटकर कविताओं का संग्रह है। कई बार तो सीधा पूछ लिया जाता है कि रामनरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना में फुटकर कविताओं का संग्रह है, तो ध्यान रखिएगा मानसी में फुटकर कविताओं का संग्रह। इसमें अपने को देशभक्ति मिलेंगी, प्रकृति चित्रण की कविताएं मिलेंगी, नीति निरूपण संबंधी कविताएं मिलेंगी। ये 1927 में। अब स्वपन एक खंड काव्य है। स्वपन जो रचना वो 1929 में प्रकाशित हुई थी। ये दो भागों में है खंड काव्य, ध्यान रखिएगा। पहला है विदेशी आक्रमण में सुरक्षा का भाव, जबकि दूसरा जो है उसमें उत्तराखंड व कश्मीर की सुषमा का वर्णन यानी प्रकृति चित्रण का वर्णन किया गया है। तो आशा करता हूँ चारों रचनाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। इसका सही जो क्रम है मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। मिलन 1917 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में और स्वपन 1929 में। मिली थी पथिक को मानसी स्वपन में। आशा करता हूँ कि चारों रचनाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। और ध्यान रखिएगा, मानसी में फुटकर कविताओं का संग्रह है, देशभक्तिपूर्ण, प्रकृति चित्रण, नीति निरूपण। और खंड का स्वपन एक खंड काव्य है, इस दो भागों में है। पहले भाग में विदेशी आक्रमण और दूसरे में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा यानी प्रकृति चित्रण का वर्णन इसमें किया गया है, कश्मीर की सुषमा का यानी सुंदरता का। और रामनरेश त्रिपाठी का देहावसान 1962 में हुआ था। अब देखिए, रामनरेश त्रिपाठी जो हैं वो छायावाद की पूर्व की कड़ी के प्रमुख कवि रहे हैं, खड़ी बोली के। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा इन पूरी करने के बाद में वह स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का इन्होंने ज्ञान है वो प्राप्त किया है। इन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर, यानी जो द्विवेदी युग था उसमें कवियों का मुख्य विषय था समाज सुधार के लिया था, परंतु रामनरेश त्रिपाठी ने समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम यानी अपने ही प्रेम की कविता का विषय है वो बनाया था। और उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं। देश प्रेम भी मिलेगा, साथ में व्यक्तिक प्रेम भी मिलेगा, लेकिन देश प्रेम को इन्होंने सबसे ज़्यादा विशेष स्थान है वो दिया है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कविता कौमुदी, जो कि 8 भागों में संकलित है। एक बार सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा भी गया था कि रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी कितने भागों में है, तो ध्यान रखिएगा 8 भागों में है। इसमें इसकी खास बात क्या है, देखिए
ये हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का इसमें क्या है, संकलन किया गया है। कविता कौमुदी जो रचना है 8 भागों में, इसमें हिंदी के, उर्दू के, बांग्ला के और संस्कृत की लोकप्रिय जो कविता हैं उनका इन्होंने संकलन किया। और इसी कविता के एक भाग में यानी एक खंड में एक ग्राम गीत भी संकलित है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कि किस कवि की रचना में ग्राम गीत संकलित है, तो रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी में। ये जो ग्राम गीत है वो इन्होंने गाँव में घूम घूम करके एकत्रित किया था। लोक साहित्यिक संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में ये इनका उनका पहला मौलिक महत्वपूर्ण कार्य था। यानी गाँव में घूम घूम करके इन्होंने गाँव के गीतों एकत्रित किए और ये लोक साहित्य सा गाँव का साहित्य लोक साहित्य कहलाता है, जो कि लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में इनका पहला मौलिक कार्य था। ये हिंदी में इन्हें बाल साहित्य का जनक भी माना जाता है। अच्छा प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है कि हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन है, तो रामनरेश त्रिपाठी को हिंदी में बाल साहित्य का जनक माना जाता है। और इन्होंने कई वर्ष तक एक बालक पत्रिका थी जो बानर नाम से, उस पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। दोनों ही प्रश्न अच्छे बनते हैं कि हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन है, तो रामनरेश त्रिपाठी। और बानर पत्रिका का संपादक किसने किया, बाल पत्रिका ये बानर, इसका भी रामनरेश त्रिपाठी ने। इन्होंने मौलिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग थे वो प्रकाशित होते थे इस बानर पत्रिका में। बच्चों के लिए मौलिक कहानियाँ थी, शिक्षाप्रद कहानियाँ थी, वो प्रेरक प्रसंग जो होते थे वो इसमें प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, अनेक गद्य विधाओं पर भी इन्होंने लेखन कार्य है वो किया है। ये तो हुआ देखो कवि परिचय, अच्छे से समझ में आ गया। 4 रचनाएं हैं, मिलन, पथिक, मानसी और सोपन। इसके अलावा इन्होंने कविता कौमुदी की रचना की, वो 8 भागों में है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन है, एक भाग में ग्राम गीत संकलित है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी में बाल साहित्य का जनक माना जाता है और बाल पत्रिका बानर का भी इन्होंने संपादन किया है। ये बात महत्वपूर्ण है, अक्सर इन्हीं में से आपके पास 1 या 2 प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में उठा लिए जाएंगे। जो छोटी क्लास के विद्यार्थी हैं 11वीं 12वीं के, वो इस बात का ध्यान दें कि अच्छे से इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि इनके एक प्रश्न है वो कवि परिचय में से अक्सर पूछा जाता है। आगे देखो, अब पाठ परिचय। प्रस्तुत जो अंश है वो पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। किस सर्ग से लिया गया है, पहले सर्ग से। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि रामनरेश त्रिपाठी की पथिक जो शीर्षक कविता है वो किस खंड से ली गई है, तो ध्यान रखिएगा इसका पहला सर्ग पथिक का। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य में नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के वहीं पर वो बस जाना चाहता है, यानी वहीं पर रहना चाहता है। और यहाँ किसी साधुजन के द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। जो नायक होता है किसी साधु का संदेश ग्रहण कर लेता है और देश सेवा का व्रत है वो लेता है। राजा से उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उनके सौंदर्य पर मुग्ध है, यानी सागर के सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य पर वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। यानी जो सागर का जो सौंदर्य है, उस प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है, उसमें वहीं पर बस जाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी प्रेम से दूर ले जाता है। प्रकृति का जो ये प्रेम है वो पथिक को अपनी पत्नी है उसके प्रेम से भी दूर ले जाता है। शवछंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग अपने को पढ़ने को मिलता है। यह है पाठ का परिचय। अब अपन पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए छोटी सी कविता है, बहुत ही शानदार कविता है। इसमें से अंदर से भी देखो कैसे प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। देखो पथिक, ये प्रथम सर्ग से है। प्रत्येक क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। यहाँ पर कवि अपने को कहना चाह रहा है कि प्रत्येक क्षण यानी प्रत्येक क्षण नूतन नया नया वेश बना करके रंग बिरंगा और निराला, अलग ही अनोखा रवि के सम्मुख यानी सूर्य के सामने थिरक रही है, नाच रही है नभ में वारिद माला। नभ यानी आसमान में है, वारिद माला मतलब बादलों की माला या फिर गिरती हुई वर्षा की बूंदें हैं, वो सूर्य के सामने नाच रही हैं अपना अलग अलग रंग बिरंगा वेश बना करके। आसमान में जो वर्षा की बूंदें हैं वो नाच रही हैं, वारिद माला यानी बादलों की मालाएं हैं वो नाच रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। नीचे तो नीला समुद्र है मनोहर, मन को हरने वाला नीचे नीला समुद्र है, ऊपर नीला गगन यानी आसमान है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही मन चाहता है। आगे कवि कहता है कि घन यानी बादलों के बीच में बैठ करके उसके विचरण करूं, यही मेरा मन चाहता है कि मैं बादलों के बीच में बैठ करके पूरे आसमान का या पूरे अंतरिक्ष का भ्रमण है वो करूं, विचरण करूं, यही मेरा मन है वो चाहता है। देखिए एक बार, प्रत्येक क्षण नूतन वेश बनाकर, प्रत्येक क्षण नया नया वेश बना करके रंग बिरंगा निराला अनोखा रवि के सामने नाच रही है, थिरक रही है, नाच रही है सूर्य के सम्मुख, नभ में आसमान में बादलों की माला।
नीचे नीला समुद्र मनोहर है, नीचे नीला समुद्र मनोहर है मन को हरने वाला, ऊपर नीला आसमान है गगन है, घन पर बैठ बादलों के बीच बादलों के ऊपर बैठ करके उसके बीच में विचरण करूं, यही मेरा मन है वो चाहता है कि मैं बादलों के ऊपर बीच में बैठ करके विचरण करूं, यही मेरा मन है वो चाहता है। आगे देखिए, रत्नाकार गर्जन करता, रत्नाकार मतलब समुद्र या सागर, समुद्र है वो सागर है वो गर्जन कर रहा है, गरज रहा है अपनी लहरों से, मलय नील बहता है और मलय पर्वत से आने वाली हवा होती है जिसमें सुगंधित या शीतल हवा होती है वो बह रही है, रत्नाकार समुद्र गर्जन कर रहा है। और मलय पर्वत जिसको अपन हिमालय पर्वत भी कह सकते हैं जहाँ पर चंदन के वृक्ष हैं, मलय पर्वत से आने वाली हवा है, शीतल जो सुगंध है वो चल रही है। हरदम हौसला हृदय में प्रिय यही भरा रहता है, हरदम हौसला ये मेरे हमेशा यही हौसला है हृदय में भरा रहता है प्रिय, कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर में कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। हरदम मेरे हृदय में यही हौसला भरा रहता है प्रिय, अपने प्रिय को संबोधित करता हुआ नायक कहता है कि इस विशाल विस्तृत और महिमा में जो रत्नाकर सागर है यानी समुद्र विशाल है विस्तृत और महिमा में, इस समुद्र के घर के अंदर बैठ करके कोने कोने में लहरों पर बैठ यानी इस विशाल समुद्र के कोने कोने में लहरों पर बैठ करके मैं विचरण करूं जी भर के, कि मेरा मन चाहता है कि मैं जी भर के समुद्र के लहरों के कोने कोने में बैठ करके पूरे सागर के कोने कोने का विचरण करूं, फिरूं, इसे देखूं, ये मेरा मन है वो यही चाहता है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, निकल रहा है जल निधि तल से दिनकर का बिंब अधूरा है, यानी जो सूर्य है उसका बिंब अधूरा आधा सा दिखाई दे रहा है, वो कैसा लग रहा है, सूर्य अधूरा सा निकल रहा है। निकल रहा है जल निधि तल से, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, सूर्य का बिंब वो जल निधि से अधूरा अधूरा बिंब वो निकल रहा है, वो ऐसे लग रहा है सूर्य कि कमला के कांचन मंदिर का मानव कांत कंगूरा है, वो अधूरा सूर्य ऐसा लग रहा है जैसे कमला यानी लक्ष्मी का स्वर्ण मंदिर, कांचन मंदिर यानी लक्ष्मी के सोने के मंदिर का ऊपर का एक कंगूरा होता है, मतलब गुम्बज या बुर्ज के समान वो लग रहा है, एक कंगूरा सा लग रहा है जैसे लक्ष्मी के सोने के मंदिर का एक बुर्ज या कंगूरा सा दिखाई दे रहा है, गुंबद सा दिखाई दे रहा है सूर्य। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, लाने के लिए इस पुण्य भूमि इस पर लक्ष्मी की अस्वारी लाने के लिए इस पुण्य भूमि पर रत्नाकार ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी है, समुद्र ने निर्मित कर दिया, रत्नाकर यानी सागर ने निर्मित कर दिया सोने की सड़क अति प्यारी। देखिए सवेरे सवेरे जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है उस समय देखिएगा आप लोग, जब सूर्य का बिंब सागर पे पड़ता है तो अपने को ऐसा लगता है जैसे एक सोने की सड़क सी निर्मित कर दी है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मैं इस धरती पर इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए जो सागर है समुद्र है उसने सोने की सड़क है वो निर्मित कर दी, वो अत्यधिक प्यारी अत्यधिक सौंदर्य से भरी हुई लग रही है, बहुत ही प्यारी सुशोभित लग रही है। निर्भय होकर के दृढ़ और गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, सागर वो निर्भय होकर के दृढ़ और गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, लहरों पर लहरों के आते हैं तो सुंदर और अति सुंदर वो लग रही हैं, और सागर हो रहा है वो गरज रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अब कहता है कवि आगे कि कहो यहाँ से बढ़कर के कोई प्राणी और भी इससे ज़्यादा कोई सुख या अपने मन को संतोष प्राप्त कर सकता है। अनुभव करो हृदय से अपने मन से अनुभव करो अनुराग भरी कल्याणी, अपने हृदय से इस सुख को अनुभव यानी महसूस करो, अनुराग यानी प्यार से भरी हुई जो कल्याणी है, कल्याण करने वाली प्रकृति है, इससे बड़ा सुख और इस संसार में कहाँ कोई प्राणी पा सकता है। ये बात इसमें कही गई है कि निर्भय होकर के दृढ़ और गंभीर भाव से सागर है वो गरज रहा है, लहरों पर लहरों का आना सागर में सुंदर अत्यधिक सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़ करके कोई क्या सुख पा सकता है प्राणी, कोई प्राणी यहाँ पर इससे बढ़ करके सुख नहीं पा सकता है। अनुभव करो हृदय से महसूस करो अनुराग भरी प्रेम से भरी हुई ये प्रकृति है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब गंभीर अंधकार होता है जो आधी रात्रि में संसार को ढक लेता है, जग को यानी संसार को ढक लेता है, जब गंभीर अंधकार है वो आधी रात्रि में संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और आसमान रूपी छत पर वो तारों को छिटका देता है, उसी में स्मित वदन मुस्कुराते हुए जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, यानी धीरे धीरे गति से चंद्रमा है वो आता है, स्मित वदन यानी मुस्कुराते हुए चेहरे से जगत इस संसार का स्वामी मृदु गति से यानी धीमी धीमी गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और तट पर यानी किनारे पर खड़ा होकर के आकाश गंगा गगन गंगा यानी आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर के वो जगत का स्वामी है वो मीठे मीठे गीत है वो हमें सुनाता है यानी गाता है।
उससे विमुग्ध हो नभ में चंद्रमा भी हंस देता। उस जगत के स्वामी के आने से उससे खुश होकर के, विमुग्ध होकर के, खुश होकर के नभ में, आसमान में चंद्रमा होता है वो भी हंस देता है। जब जगत का स्वामी आकर के आकाश गंगा पर मधुर मीठे मीठे गीत गाता है तो उससे खुश होकर के, विमुग्ध यानी खुश होकर के, नभ आसमान में चंद्रमा है वो भी क्या कर देता है, हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है। तो रात्रि किसमें वृक्ष होता है वो विभिन्न प्रकार के पत्तों और अपने पुष्पों से तन होता है उसको भी सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते। पक्षी इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपना हर्ष संभाल ही नहीं सकते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, मुग्ध होकर के सवेरे क्या करने लग जाते हैं, चहक उठते हैं, चहचहाने लग जाते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और फूल होते हैं वो सांस लेकर के सुख की आनंद सहित होते हैं, वो महक उठते हैं। यानी सवेरे के समय फूल होते हैं वो अलग तरीके से खिलने लगते हैं, उनकी खुशबू होती है वो आनंद से पूरे वातावरण को महका देती है। तो फूल भी वो आनंद से महक उठते हैं। आगे देखिए, वन है, उपवन है, गिरी है, पर्वत है और सानु समतल भूमि है। कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। जब प्रकृति होती है, जब वर्षात ऋतु होती है, उसमें वनों में, उपवनों में, पर्वतों में, सानु समतल भूमि में और कुंज झाड़ियों की जो झुंड होते हैं उसमें मेघ होते हैं वो बरस पड़ते हैं। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि वन, उपवन, गिरी, उपवन, सानु, कुंज, मेघ बरस पड़ते हैं तो सानु का क्या मतलब होता है। तो सानु का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, समतल भूमि। ठीक है, तो वनों में, उपवनों में, गिरी पर्वतों में, सानु समतल भूमि में और कुंजों में मेघ होते हैं, बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म परले, मेरा जो स्वयं को भूल जाना, आत्म परले का मतलब मैं स्वयं अपने आप को भूल जाता हूँ। नयन नीर जरते हैं। तो ऐसा प्राकृतिक वातावरण देख करके मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, उसमें विमुग्ध हो जाता हूँ, खो जाता हूँ। मेरे नैनों से नीर होते हैं वो, यानी आंसू की जड़ियाँ वो लग जाती है, नैनों से नीर वो झड़ने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ, किरण जलद पर प्यारी है। पढ़ो लहर पर तट, किनारे पर तृण, तिनकों पे तरु, पेड़ों पर गिरी, पर्वतों पे नभ, आसमान और किरणों की जो जलद, बादलों की जो पड़ने वाली जो बूंदें वो अत्यधिक प्यारी हैं। लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व मनोहर विमनोहरहारी है। लिखी हुई ये मधुर कहानी, ये लिखी हुई मधुर प्यारी प्रकृति की जो सुंदरी कहानी है वो विश्व को मुग्ध करने वाली, विश्व विमोहनहारी है। विश्व विमोहनहारी है मतलब संसार को मुग्ध कर देने वाली है ये कहानी। एक बात समझ में, गिरी, पवन, उपवन, सानु, कुंज में जब मेघ बरस पड़ते हैं तो मेरा आत्म परले, मैं अपने आप में खो जाता हूँ। नैनों से नीर झरते हैं, नैन नीर झरते हैं, यानी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। पढ़ो लहर तट तरण तरु गिरी नभ, किरण जलद अति प्यारी है। यानी जो बरसात की बूंदें गिरती हैं वो अत्यधिक प्यारी लगती हैं। इन लहरों पर, तटों पर, तृण तिनकों पर, पेड़ों पर, गिरी पर्वतों पर और आसमान से। और लिखी हुई है मधुर मनोहर, लिखी हुई है मधुर मनोहर कहानी है विश्व मनोहरहारी है, यानी विश्व को मुग्ध कर देने वाली ये कहानी लिखी गई है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल, कैसी ये मधुर मनोहर और उज्ज्वल कहानी है, ये प्रेम कहानी है, कितनी प्यारी ये प्रेम कहानी है। विश्व मधुर मनोहर और उज्ज्वल है, मन को हरने वाली है। जी में है अक्षर बन इसके बुनूं विश्व की बानी है। मेरा जी ये चाहता है, यानी मेरे मन में ये है कि अक्षर बन करके बनूं विश्व की ये बानी है। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, स्थिर और पवित्र आनंद से प्रवाहित, सदा शांति सुख करे, सदा शांति को देने वाली है, शांति यानी सुख प्रदान करने वाली है। अहो प्रेम राज्य परम सुंदर अति सुंदर, अहो ये कितना प्यारा प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रेम का राज्य है, परम सुंदर और अति सुंदर, ये परम सुंदर और अत्यधिक सुंदर है। इस प्रकार से ये पथिक जो कविता है अपन ने पढ़ी, पाठ परिचय पढ़ा, कवि परिचय पढ़ा और पूरी कविता पढ़ी। आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बड़े विद्यार्थी इस बात का स्पेशली ध्यान दें कि ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका स्पेशली ध्यान दें कि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और जब अपन प्रश्नोत्तरी सीरीज चलाएंगे उस समय अपन प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।